हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बायोटेक विजन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आपने क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन का भाग 15 तक पढ़ा। भाग 15 में आपने भ्रूण परिवर्धन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से भ्रूण डेवलप होता है उनके बारे में पढ़ा। अब आता है उसके आगे का टॉपिक जो कि है भाग 16 में बाह्य भ्रूण झिल्लियां या गर्भ झिल्लियां, कि जो भ्रूण बन चुकी हैं उन भ्रूण के चारों तरफ कौन कौन सी झिल्लियां पाई जाती हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है मानव जनन, चैप्टर 3 भाग 16। मानव जनन भाग 16। चैप्टर 3 है। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे भ्रूण परिवर्धन के बारे में, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। इसमें हम देखा था क्या? इसमें हम देखे थे कि जो निषेचन के बाद जो क्या होता है, समसूत्री विभाजन यानी विदलन की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, मोरुला का निर्माण होता है। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और गैस्ट्रुला से एक शिशु का निर्माण होता है। क्या क्या हुआ था पिछले क्लास में? देखा था कि निषेचन हुआ था। निषेचन के बाद हुआ था, देखिए निषेचन के बाद क्या हुआ था? निषेचन के बाद विदलन शुरू हुआ था। क्या हुआ था? विदलन शुरू हुआ था। विदलन के बाद क्या हुआ था? मोरुला का निर्माण हुआ था। मोरुला का निर्माण। और उसके बाद हमने क्या देखा था? ब्लास्टुला का निर्माण। ब्लास्टुला का निर्माण। इसके बाद हमने देखा था गैस्ट्रुला का निर्माण। किसका? गैस्ट्रुला का निर्माण। और इसके बाद हमने देखा था कि गैस्ट्रुला से एक शिशु का निर्माण कैसे हुआ। गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण। इनके बारे में अपने पिछले क्लास में पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज लिया। यानी जो है निषेचन के बाद क्या होता है? विदलन शुरू होता है। विदलन से मोरुला का निर्माण, मोरुला से ब्लास्टुला का निर्माण और उसके बाद गैस्ट्रुला का निर्माण, गैस्ट्रुला से एक शिशु का निर्माण। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से भाग 15 में पढ़ा, जो कि भ्रूण परिवर्धन के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे का टॉपिक आता है भाग 16 में, जो शिशु का निर्माण हो गया है। इन शिशु के निर्माण में शिशु के चारों तरफ गर्भ में कौन कौन सी झिल्लियां पाई जा रही हैं, यानी इस शिशु को चारों तरफ से कौन सी वो झिल्लियां हैं जो शिशु को विकसित कर रही हैं, अच्छी तरीके से सुरक्षा कर रही हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब इसको इरेज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है आपका बाह्य भ्रूणी झिल्लियां। बाह्य भ्रूणी झिल्लियां, बाह्य भ्रूणी झिल्लियां। बाह्य भ्रूण झिल्लियां इसे बोलते हैं, या गर्भ झिल्लियां। गर्भ झिल्लियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या गर्भ झिल्लिया को बोलते हैं, या फीटल मेम्ब्रेन, या फीटल मेम्ब्रेन। ये आपका टॉपिक है जो कि पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये बाह्य भ्रूण झिल्लियां हैं, इनको पढ़ने से पहले हम एक मादा जनन तंत्र का चित्र बनाएंगे, जिस तरीके से हम पिछले क्लास में बनाए थे। भ्रूण परिवर्धन में चित्र बनाकर शिशु जो पल रहा था माँ के गर्भाशय में, उसी तरीके से इसमें भी चित्र बनाकर हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम मादा जनन तंत्र का एक चित्र बना लेते हैं। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। इनका नाम है मादा जनन तंत्र।
आप पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। ये क्या है? अंडाशय है। ये भी क्या है? अंडाशय है। अभी हम सब इनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। ये क्या है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? ये है आपका झालर। ये क्या है? अंडवाहिनी। ये पूरा क्या है? गर्भाशय गुहा है। ये गर्भाशय है। ये गर्भाशय में क्या 3 स्तर पाए जाते हैं? पहला पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 स्तर पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि भ्रूण के चारों तरफ भ्रूण के विकास एवं सुरक्षा के लिए झिल्लियां पाई जाती हैं, और यह झिल्लियां कुल 4 झिल्लियां पाई जाती हैं। मनुष्यों में जो भ्रूण बनता है, उन भ्रूण में 4 झिल्लियां पाई जाती हैं, और यह 4 झिल्लियां का काम क्या होता है? यह 4 झिल्लियां भ्रूण की सुरक्षा, पोषण, श्वसन व उत्सर्जन के लिए सहायक होती हैं। यह झिल्लियां किन किन जीवों में पाया जाता है? यह 4 झिल्लियां सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारियों में भ्रूण की सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए, उत्सर्जन के लिए यह 4 झिल्लियां पाई जाती हैं। अब हम इनके 4 झिल्लियों के बारे में जानेंगे कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम भ्रूण के जो चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती हैं, उन चारों झिल्लियों का नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला जो झिल्ली आता है उसे बोलते हैं योगसैक, हिंदी में बोलते हैं पीत कोष। पहला क्या है? पीत कोष या योगसैक, योगसैक। दूसरी झिल्ली जो आती है भ्रूण की जो चारों तरफ होती है, दूसरी झिल्ली जो आती है वो होती है उल्ब यानी एमनियोन, उल्ब या एमनियोन। तीसरी झिल्ली जो आती है इसको बोलते हैं जरायु या कोरियोन, जरायु या कोरियोन, कोरियोन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरियोन, कोरियोन। चौथी जो झिल्ली आती है जो भ्रूण के चारों तरफ होती है उसे बोलते हैं अपरा पोषिका या एलेंटोइस, अपरा पोषिका, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एलेंटोइस। ये यानी जो भ्रूण के जो शोषण, पोषण व उत्सर्जन के लिए जो
झिल्लियां होती है वो 4 झिल्लियां होती हैं मुख्य रूप से ये किसमें पाया जाता है चारों झिल्ली, तो ये चारों झिल्ली पाया जाता है सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों में। स्तनधारी जैसे मनुष्य भी आ जाएंगे इसके अंदर। इन तीनों जीव में यह 4 झिल्लियां पाई जाती हैं। इन 4 झिल्लियों का निर्माण कैसे होता है? इन चारों झिल्लियों का निर्माण होता है अपरा कोशिका से। हमने बताया था पिछले क्लास में, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट की जो अंदर की तरफ जो कोशिका होती है यानी ट्रोफोब्लास्ट, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरा कोशिका, उनसे निर्माण होता है। इन चारों झिल्लियों का निर्माण होता है पोषकोरक से। चारों झिल्लियों का निर्माण किससे होता है? पोषकोरक, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट अंतर से क्या होता है? इन चारों झिल्लियों का निर्माण होता है। अब ये झिल्लियां काम क्या करती हैं? हमने बताया ना झिल्लियां क्या करती हैं? भ्रूण को श्वसन क्या करती हैं? ये चारों झिल्लियां भ्रूण को सुरक्षा पहले करती हैं, सुरक्षा, और क्या करती हैं? श्वसन, पोषण व उत्सर्जन में सहायता करती हैं, उत्सर्जन। ये चारों झिल्लियां ये चारों झिल्लियां ही क्या करती हैं? भ्रूण को सुरक्षा, श्वसन, पोषण व उत्सर्जन में सहायता करती हैं। किसको? भ्रूण को, भ्रूण को करती हैं। देखिए इन चारों झिल्लियों से किसी भी अंग का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जो शिशु पल रहा है, तो शिशु जो पल रहा है वो भ्रूण के अंदर ही अंग का बनेगा, अंग का निर्माण होगा। हमने बताया ना अंग का निर्माण 3 प्राथमिक जनन स्तर से होता है। पिछले क्लास में हम बताए हैं कि जो गैस्ट्रुला के अंदर जो 3 स्तर होते हैं, यानी बाई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों स्तरों से क्या होता है? भ्रूण में अंगों का निर्माण होता है। तो उन 3 स्तरों से निर्माण होता है, ना कि इन 4 झिल्लियों के द्वारा। इन 4 झिल्लियों से क्या होता है? कोई भी अंग का निर्माण नहीं होता। अंग का निर्माण 3 प्राथमिक जनन स्तरों से होता है, जो हमने पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो इतना हुआ, हमने बताया ना कि बाह्य भ्रूण झिल्लियां किसे कहते हैं? कि भ्रूण के चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती हैं, जिन्हें बाह्य भ्रूण झिल्लियां कहती हैं। यह बाह्य भ्रूण झिल्लियां क्या करती हैं? यह बाह्य भ्रूण झिल्लियां भ्रूण को सुरक्षा, श्वसन, पोषण व उत्सर्जन में सहायता करती हैं। और यह झिल्लियां 4 झिल्लियां होती हैं। पहला झिल्ली पीत कोश यानी योग साक, दूसरा एमनियोन या उल्ब, तीसरा जरायु या कोरियोन, और चौथा अपरा कोशिका या एलेंटोइस। और ये चारों झिल्लियां मुख्य रूप से इन जंतुओं या जीवों में पाया जाता है, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों में। और इन चारों झिल्लियों का निर्माण कैसे होता है? इन चारों झिल्लियों का निर्माण पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट स्तर से होता है। और ये ट्रोफोब्लास्ट स्तर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की तरफ कोशिकाएं होती थी। इतना समझ में आया? तो अब इसका लोकेशन देखते हैं कि ये पीत कोश कहाँ पाया जा रहा है? इस भ्रूण में। एमनियोन कहाँ पाया जा रहा है? कोरियोन कहाँ पाया जा रहा है? और अपरा कोशिका कहाँ पर पाया जा रहा है? तो सबसे पहले हम चलिए लिख देते हैं। तो पीत कोश जो योग साक है, ये क्या है? ये जो ब्लैक सा जो हम संरचना बनाए हैं, ये जो भ्रूण है, भ्रूण के जो अंदर की तरफ है, भ्रूण में अंदर की तरफ जो ये बना है, ये इसे बोलते हैं हम पीत कोश या योग साक। योग साक, योग साक। ये उल्ब यानी एमनियोन, एमनियोन जो होता है ये भ्रूण के चारों तरफ फैला होता है। ये क्या है? ये स्तर जो है एमनियोन होता है, एमनियोन। अब आता है कोरियोन यानी जरायु या कोरियोन। तो कोरियोन जो होता है यह भ्रूण को चारों तरफ से पूर्ण रूप से विकसित होता है। कोरियोन भ्रूण के चारों तरफ पूर्ण रूप से विकसित होता है, कोरियोन। अब आता है एलेंटोइस या अपरा कोशिका। तो ये जो नाभि रज्जु के जो नीचे की संरचना है, ये इसे बोलते हैं एलेंटोइस, एलेंटोइस। अब इनका कार्य देखते हैं। योग साक का काम क्या होता है? एमनियोन का कार्य क्या होता है? कोरियोन का क्या कार्य होता है? और एलेंटोइस का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहला हम लिखेंगे पीतक कोश या एमनियोन का कार्य क्या होता है। अब हम इतना इरेज करते हैं ताकि हम जो लिखेंगे बताकर वो आपको समझ में आए। इतना तो समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें पीत कोश यानी योग साक।
तो ये क्या है, योग सैक, यानी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है योग सैक। योग सैक या भ्रूण में, योग सैक भ्रूण में नीचे की तरफ विकसित होता है। योग सैक भ्रूण में नीचे की तरफ विकसित होता है और यह पीतक रहित होता है। पीतक रहित का मतलब, आपने अगर मुर्गी का अंडा खाया हो या आपने देखा हो कि आप जब बॉयल करके जब काटते हैं तो मुर्गी के अंडे में जो चारों तरफ जो सफेद रंग का भाग होता है उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन, और उनके बीच में जो पीला भाग होता है उसे बोलते हैं योक। तो मनुष्य के जो योग सैक में जो भ्रूण होता है उनमें पीतक नहीं पाया जाता। यानी ये क्या होता है, योग सैक यह भ्रूण के नीचे विकसित होता है और यह पीतक रहित होता है। और योग सैक यह मनुष्यों में एक अवशेषीय अंग होता है। अवशेषीय अंग वो होते हैं जो मनुष्य के शरीर में तो रहते हैं लेकिन वह काम नहीं करते हैं, यानी अनावश्यक होते हैं, कार्य विहीन होते हैं। इनके पूर्वजों में पहले कार्य होते थे लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इनका विकास बढ़ता गया तो इनका कार्य भी समाप्त होता गया, क्योंकि हम उन कार्यों को नहीं करते आ रहे हैं, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे हट गया। और क्या करता है, यह योग सैक थोड़ा बहुत काम करता है, जैसे सगर्भता के यानी प्रेगनेंसी के शुरुआती 6 सप्ताह तक, यानी सगर्भता के शुरुआती 6 सप्ताह तक क्या करता है यह योग सैक रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्थल का कार्य करता है। यानी जो शुरुआती जो 6 सप्ताह तक जो होता है योग सैक में, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी जो ब्लड की जो कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण योग सैक में होता है। कब तक, 6 सप्ताह तक। और उसके बाद क्या होता है, यानी 6 सप्ताह के बाद क्या होता है, 6 सप्ताह के बाद इन रक्त कोशिकाओं का निर्माण, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और इन रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, यकृत यानी लीवर में होता है। और बाद में क्या होता है, बाद में यह मुख्य रूप से पाचन का काम करने लगता है, जिसे हम भ्रूणी आंत्र या एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। लिखते हैं क्या होता है योग सैक के बारे में, कि योग सैक भ्रूण में नीचे विकसित होता है। पीत कोश भ्रूण में नीचे विकसित होता है। नीचे विकसित होता है और यह पीतक रहित होता है। यह पीतक रहित होता है। पीतक यानी योग रहित होता है। इनमें पीतक यानी योग सैक नहीं पाया जाता, योग नहीं पाया जाता। और यह अवशेषीय अंग होता है। यह मनुष्यों में एक अवशेषीय अंग होता है। यह मनुष्यों में एक अवशेषीय अंग होता है। ठीक है, यह पीतक रहित होता है। यह मनुष्यों में एक अवशेषीय अंग होता है और इनका काम क्या है, थोड़ा बहुत इनका काम होता है, क्योंकि हमने बताया ना अवशेषीय अंग हमारे शरीर में तो रहते हैं लेकिन इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन इनका थोड़ा बहुत काम है जो योग सैक में करते हैं। क्या काम करते हैं, सगर्भता के शुरुआती 6 सप्ताह तक, सगर्भता के शुरुआती 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्थल का कार्य करता है। कोशिकाओं का निर्माण स्थल का कार्य करता है। कार्य करता है। 6 सप्ताह तक यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्थल का कार्य करता है। इसके बाद क्या करता है, यानी 6 सप्ताह के बाद, इसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत में होता है। इसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, यकृत में होता है। यकृत में होता है। यकृत में होता है और बाद में इनका कोई काम नहीं होता, पाचन का कार्य मुख्य रूप से होने लगता है, जिसे हम भ्रूणी आंत्र भी कहते हैं। और बाद में
इनका काम मुख्यतः पाचन का होता है, मुख्यतः पाचन का होता है, पाचन का होता है। अतः इसे भ्रूणी आंत्र भी कहते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक गट। अतः इसे भ्रूणी आंत्र या एम्ब्रियोनिक गट, एम्ब्रियोनिक गट भी कहते हैं। ये होता क्या है पित्त कोश में? पित्त कोश या भ्रूण में, पित्त कोश भ्रूण में नीचे की तरफ विकसित होता है और यह पीतक रहित होता है, यानी इसमें कोई योक नहीं पाया जाता और मनुष्य में यह एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है और प्रेगनेंसी के शुरुआती 6 सप्ताह तक यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्थल का कार्य करता है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का, इन सभी का निर्माण प्रेगनेंसी के 6 सप्ताह तक, यानी लगभग 6 सप्ताह, यानी लगभग 1.5 महीने तक क्या करता है, यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्थल का कार्य करता है। इसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत में होता है, यानी 6 सप्ताह के बाद जो भ्रूण में यौगिक साक है उनमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत में होता है और बाद में इनका काम पाचन का होता है, इसे भ्रूणी आंत्र भी कहते हैं। यानी जो ऐसा पूछा जाता है प्रश्न कि भ्रूण में रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सभी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो भ्रूण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। मोस्टली ये पूछा जाता है, लेकिन 6 सप्ताह तक कहाँ पर होता है, 6 सप्ताह तक यौगिक साक में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण। और वयस्क अवस्था में कब होता है, यानी जब वह शिशु बड़ा हो जाता है, वयस्क अवस्था में आ जाता है, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और भी जो अवस्था आती है, तो उनमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वयस्कों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, यानी रेड बोन मैरो में क्या होता है, वयस्कों में आरबीसी और भी जो कोशिकाएं हैं ब्लड से संबंधित उनका निर्माण होता है। तो ये तो रहा पित्त कोश के बारे में, उम्मीद है समझ में आया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एमनियोन, यानी उल्ब क्या होता है। अब हम इसे इरेज करते हैं, या आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब दूसरा झिल्ली का नाम है उल्ब या एमनियोन। एमनियोन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है एमनियोन। तो दूसरा झिल्ली आता है आपका एमनियोन, क्या आता है, उल्ब या एमनियोन। एमनियोन क्या होता है, एमनियोन यह एमनियोन भ्रूण के चारों तरफ घिरा होता है, एमनियोन भ्रूण के चारों तरफ घिरा होता है और एमनियोन का निर्माण कैसे होता है, तो एमनियोन का निर्माण जो होता है, एमनियोन का निर्माण वह आंतरिक एक्टोडर्म व बाह्य मीजोडर्म से होता है, बाह्य मीजोडर्म से होता है। एमनियोन जो होता है भ्रूण के चारों तरफ घिरा होता है और इनका निर्माण आंतरिक एक्टोडर्म व बाह्य मीजोडर्म से होता है, यानी एक्टोडर्म का आंतरिक, मीजोडर्म का बाह्य, इनके द्वारा होता है। एमनियोन देखिए, एमनियोन और भ्रूण के मध्य, एमनियोन और भ्रूण के मध्य ये क्या पाया जा रहा है, एमनियोन और भ्रूण के मध्य खाली गुहा पाया जाता है, जिसे एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक गुहा कहते हैं। एमनियोन और भ्रूण के मध्य, एमनियोन और भ्रूण के मध्य एक खाली गुहा पाई जाती है, जिसे एमनियोटिक
गुहा, एमनियोटिक गुहा या एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियोटिक गुहा, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस एमनियोटिक कैविटी में क्या पाया जाता है? तो इस एमनियोटिक कैविटी में भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस एमनियोटिक द्रव में, यानी इस एमनियोन और भ्रूण से स्रावित एमनियोटिक द्रव से भरा होता है। यह एमनियोन एमनियोन से स्रावित, यह एमनियोन तथा भ्रूण से स्रावित एमनियोन तथा भ्रूण से स्रावित क्या पाया जाता है? एमनियोटिक द्रव से भरा होता है। एमनियोटिक द्रव से भरा होता है। देखिए होता क्या है, ये जो बाहर की तरफ जो झिल्ली है, दूसरी झिल्ली जिसे बोलते हैं एमनियोन, यह एमनियोन का निर्माण कैसे होता है? एमनियोन का निर्माण होता है आंतरिक एक्टोडर्म व बाह्य मेसोडर्म से। और एमनियोन क्या करता है? एमनियोन जो होता है, ये एमनियोन और भ्रूण के मध्य एक खाली गुहा पाई जाती है। इस खाली गुहा को बोलते हैं एमनियोटिक गुहा। और इस खाली गुहा में क्या होता है? इस खाली गुहा में एमनियोन तथा भ्रूण से स्रावित एमनियोटिक द्रव से भरा होता है। यह एमनियोन तथा भ्रूण से स्रावित एमनियोटिक द्रव भरा होता है। और इस एमनियोटिक द्रव में, यानी एमनियोटिक फ्लूइड, इस एमनियोटिक द्रव में क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या है? ये द्रव में क्या पल रहा है? भ्रूण है। यानी इस एमनियोटिक द्रव में इन भ्रूण से संबंधित कोशिकाएं पाई जा रही हैं। इन भ्रूण से जो भी कोशिकाएं बनी हैं, इन एमनियोटिक द्रव में ही बिखरी रहेंगी। तो इन एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूण की कोशिका पाई जाती हैं और भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं का हम लैब में परीक्षण करके यह पता कर सकते हैं कि इन टिश्यू में कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है। जैसे कोई भी आनुवंशिक विकार कब होता है? जब उनमें क्रोमोसोम 46 की जगह 47 हो गए, 46 की जगह 45 हो गए, तो वो क्या दर्शाता है? एक आनुवंशिक विकार हो गया, यानी जेनेटिक डिजीज हो गए। और इन कोशिकाओं की मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं कि भ्रूण में जो पल रहा शिशु है, उन शिशु का लिंग का पता लगा सकते हैं कि वह शिशु जो भ्रूण में पल रहा है, वह शिशु नर है कि मादा। और इस विधि को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की मदद से, लिखना, इन कोशिकाओं की मदद से भ्रूण में आनुवंशिक विकार व लिंग का परीक्षण कर सकते हैं। लिंग का परीक्षण कर सकते हैं। और इन कोशिकाओं से जो हम लिंग का परीक्षण और आनुवंशिक विकारों का पता लगा सकते हैं, तो इस मेथड को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। यानी इतने विधि को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। यानी जो एमनियोन है, एमनियोन में क्या पाया जाता है? एमनियोटिक द्रव होता है। और इस एमनियोटिक द्रव की मदद से हम भ्रूण में उपस्थित कोशिकाओं का परीक्षण कर सकते हैं कि भ्रूण में जो शिशु पल रहा है, वह शिशु में कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है,
क्या इनमें जो अनुवांशिक विकार में जैसे 46 क्रोमोसोम की जगह अगर 45 हो गए या एक बढ़ गए यानी 47 हो गए तो क्या हो जाता है, अनुवांशिक विकार हो जाते हैं यानी जेनेटिक डिजीज हो जाते हैं। अगर 45 हुए तो भी रोग हैं, 47 हो गए तो भी रोग हैं। बहुत सारे रोग होते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आदि रोग जो होते हैं अनुवांशिक होते हैं। और लिंग का परीक्षण भी कर सकते हैं एमनियोटिक द्रव से कि अगर कोई शिशु में अगर गुणसूत्र XX मिल गए तो क्या होगा, मादा होगा। क्या होगा, मादा होगा। अगर वही XY मिल गए तो क्या होगा, नर होगा। क्या होगा, नर होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या है, ये अनुवांशिक विकार को दर्शा रहा है, अनुवांशिक विकार को दर्शा रहा है। और ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है लिंग का परीक्षण के बारे में, यानी लिंग को दर्शा रहा है। और यही क्या करता है, यही एमनियोटिक द्रव, ये जो भ्रूण में जो द्रव होता है इसे बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। यही एमनियोटिक द्रव क्या करता है, भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। जिस महिला में शिशु पल रहा है, यानी जो भी महिला प्रेग्नेंट है, वह अगर महिला अचानक कहीं से गिर जाती है या पेट की बल या किसी भी तरीके से ऐसे सो जाती है जो भ्रूण के लिए उतना अच्छा नहीं है, यानी वो हानिकारक है, तो क्या करता है, ये एमनियोटिक द्रव पर प्रेशर ना पड़े, यानी प्रेशर ना पड़े ताकि भ्रूण को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रेशर पड़ता है तो भ्रूण को क्या नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए यह द्रव क्या करता है, यह भ्रूण को बाहरी आघातों यानी बाहरी चोटों से बचाता है। और क्या करता है, यह एमनियोटिक द्रव भ्रूण को सूखने से बचाता है। अगर यह एमनियोटिक द्रव को सिरिंज के माध्यम से हम निकाल दे तो क्या भ्रूण पल पाएगा, क्या भ्रूण को आवश्यक परिपक्व जो भी पोषक तत्व है या जो भी ऑक्सीजन है वो अच्छे तरीके से मिल पाएगा, वह भ्रूण पल पाएगा अच्छे से, नहीं। यह क्या करता है, भ्रूण को सूखने से बचाता है। ये जो एमनियोटिक द्रव होता है, ये जो भ्रूण में जो ये द्रव भरा है, यह क्या करता है, भ्रूण को सूखने से बचाता है और भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। कोई भी चोट बाहर से न पहुंचे, भ्रूण को सुरक्षा करने के लिए होता है। और इन द्रव के माध्यम से हम लैब में यह जांच कर सकते हैं कि जो शिशु पल रहा है मां के गर्भ में, वह शिशु में कोई रोग तो नहीं है, अनुवांशिक रोग तो नहीं है, क्या उनमें क्रोमोसोम की संख्या पूर्ण है कि अपूर्ण है, और क्या उनमें लिंग नर है कि मादा, इनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। और इनको भारत सरकार बंद कर दिया है। इन विधि को यानी एमनियोसेंटेसिस विधि को, यानी इन सभी को जो पता लगा रहे हैं, इन विधि को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और इन एमनियोसेंटेसिस विधि को भारत सरकार ने बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया है, क्योंकि इनका गलत उपयोग हो रहा है। गलत उपयोग इस तरीके से, अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि कोई भी महिला में जो शिशु पल रहा है वह शिशु मादा है, तो बहुत सारे लोग क्या करा लेते हैं, गर्भपात करा लेते हैं, यानी एबॉर्शन करा लेते हैं, उस गर्भ को बाहर निकलवा देते हैं और वह शिशु जन्म ही नहीं ले पाता। तो इस ऐसे देखा गया स्त्री और पुरुषों में की संख्या, कि स्त्रियों की संख्या कम होती चली जा रही थी और उनका रीजन ये भी था। तो इस वजह से भारत सरकार ने बैन करा दिया, क्योंकि पुरुष और स्त्री ये हमारे देश के भविष्य हैं, इनको समान दर्जा देना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट महिला है उतना इम्पोर्टेंट पुरुष भी है। तो ये तो आप समझे एमनियन के बारे में, उम्मीद है समझ में आया ये भी एमनियन के बारे में। अब इसका अगला जो आता है झिल्ली, जिसे बोलते हैं कोरियन या जरायु, इनके बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लिए आपने, चलिए। अब तीसरा जो झिल्ली का नाम आता है कोरियन, क्या है, जरायु या कोरियन। इनका कुछ ज्यादा काम नहीं होता है। यह भ्रूण के चारों तरफ पूर्ण रूप से विकसित होता है। यह भ्रूण के चारों तरफ पूर्ण रूप से विकसित होता है और भ्रूण को अच्छे तरीके से घेरे रहता है। और इनका मुख्य रूप से जो काम होता है, वह मुख्य रूप से इनका काम जो होता है श्वसन, पोषण व उत्सर्जन में। इस कोरियन का जो काम होता है वह मुख्य रूप से श्वसन, पोषण व उत्सर्जन में, इन्हीं तीन काम में होता है। अब आता है
आखिरी झिल्ली जिसका नाम है एलेंटोइस या अपरा पोशिका। समझते हैं, चौथा झिल्ली है अपरा पोशिका। क्या है? अपरा पोशिका। अपरा पोशिका या एलेंटोइस। एलेंटोइस, अपरा पोशिका या एलेंटोइस। देखिए अपरा पोशिका क्या होता है? अपरा कोशिका यह नाभि रज्जु के द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। अपरा कोशिका नाभि रज्जु के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। तो इसमें लिखेंगे अपरा कोशिका नाभि रज्जु के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। भ्रूण से जुड़ा होता है। अपरा कोशिका नाभि रज्जु के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। इनका काम क्या है? यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, साथ ही साथ अपरा धमनी, अपरा सिरा यानी प्लेसेंटल आर्टरी, प्लेसेंटल वेन आदि का विकास करता है। और यह रक्त कोशिकाओं तथा साथ ही साथ अपरा धमनी, अपरा सिरा का विकास करता है। सिरा का विकास करता है। अब देखिए अपरा कोशिका एलेंटोइस, अपरा कोशिका, अपरा का ये क्या है? ये पूरा भाग क्या था? अपरा था। अपरा कोशिका यानी एलेंटोइस अपरा का भ्रूणी भाग बनाता है। अपरा कोशिका अपरा का भ्रूणी भाग बनाता है। तो लिखेंगे अपरा कोशिका, आप लिखेंगे अपरा कोशिका अपरा कोशिका अपरा का भ्रूणी भाग बनाता है। भ्रूणी भाग बनाता है। भ्रूणी भाग बनाता है। अपरा कोशिका यानी एलेंटोइस अपरा का भ्रूणी भाग बनाता है। ये क्या है? ये अपरा है जो गर्भाशय की तरफ है, और ये क्या है? भ्रूणी है। भ्रूणी भाग बनाता है और क्या करता है? यह गर्भाशय से भ्रूण के लिए, अपरा क्या करता है? गर्भाशय से भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अपरा कोशिका गर्भाशय से, अपरा कोशिका गर्भाशय से भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ये तो अपरा कोशिका के बारे में आपने देखा कि एलेंटोइस क्या होता है। एलेंटोइस होता है यह नाभि रज्जु के माध्यम से किससे जुड़ा होता है? भ्रूण से जुड़ा होता है। और यह क्या करता है? यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, और साथ ही साथ यह अपरा धमनी, ये जो आता है ना, ये अपरा से जो धमनी है और जो सिरा है, अपरा धमनी यानी प्लेसेंटा आर्टरी, प्लेसेंटा वेन्स, अपरा धमनी, अपरा सिरा का विकास करता है। अपरा कोशिका यानी एलेंटोइस को बोलते हैं अपरा कोशिका। अपरा कोशिका अपरा का भ्रूणी भाग बनाता है और गर्भाशय से आवश्यक पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करता है भ्रूण के लिए। क्योंकि ये क्या कर रहा है? अब नाम ही है इसका अपरा कोशिका, यानी अपरा से जो पोषण था वो भ्रूण के लिए ग्रहण कर रहा है। क्या पोषण ग्रहण कर रहा है?
पोषक पदार्थ वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। ये होता है एलेंटोइस झिल्ली का काम। तो आपने क्या पढ़ा, भ्रूण के चारों झिल्लियों के बारे में पढ़ा कि पहला झिल्ली होता है योग सैक, दूसरा एमनियोन, तीसरा कोरियोन, चौथा एलेंटोइस। इन चारों झिल्लियों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो भ्रूण बन गया है तो अब भ्रूण क्या होगा, 9 महीने तक विकसित होगा। यानी प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो 9 मंथ का होता है। यानी सगर्भता की जो औसत अवधि होती है वो 9.5 माह, आपके एनसीईआरटी के अनुसार यह दिया गया है 9.5 माह तक होती है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं कि सगर्भता के पश्चात भ्रूण में अंगों का निर्माण 9 माह के दौरान किस किस महीनों में कौन कौन सा अंग का निर्माण होता है। तो इसको अब हम इरेज करते हैं। अब आपका टॉपिक आता है सगर्भता के विभिन्न समय के दौरान अंगों का विकास। सगर्भता के पश्चात विभिन्न समय के दौरान अंगों का विकास, अंगों का विकास। सगर्भता के पश्चात विभिन्न समय के दौरान अंगों का विकास, यानी जो शिशु बन गया है, जो माँ के गर्भ में पल रहा है, यानी प्रेगनेंसी हो गई है, तो 9 माह तक उन शिशु का कौन कौन से महीनों में कौन कौन से अंग का निर्माण होता है, तो इनके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले इनको देखने से पहले हम एक बातें और जान लेते हैं कि जो शिशु भ्रूण में पल रहा है उनको किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस अवधि में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निषेचन के 8 सप्ताह तक, निषेचन के 8 सप्ताह तक, क्या बोलते हैं, निषेचन के 8 सप्ताह तक के युग्मनज को बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण, भ्रूण बोलते हैं। और 8 सप्ताह के बाद, 8 सप्ताह के बाद वह शिशु के जन्म से पूर्व, यानी 8 सप्ताह के बाद वह जन्म से पूर्व क्या बोलते हैं, फीटस, फीटस। वह जन्म के बाद वह 1 वर्ष तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, शिशु। जन्म के बाद वह 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहते हैं। ये आपको 3 पॉइंट जानना था कि जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, किस किस अवधि में। जैसे जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद अंतरोपण हो जाता है, तो निषेचन के 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह का मतलब लगभग 2 महीने तक, 2 महीने तक 9 मंथ का जो गर्भवती होता है उनमें से 2 महीने तक हम क्या बोलते हैं, युग्मनज को भ्रूण बोलते हैं। और 9 माह में से 2 माह तो भ्रूण बोलते हैं, और बचा 7 महीने तक, यानी और 8 सप्ताह के बाद यानी 7 महीने तक उस भ्रूण को क्या बोलते हैं, फीटस। यानी 8 सप्ताह के बाद वह जन्म से पूर्व क्या बोलते हैं, फीटस। और जन्म जब हो जाता है, शिशु का जब जन्म हो जाता है
और वह शिशु जब तक 1 वर्ष का नहीं हो जाता तो 1 वर्ष तक के बच्चों को क्या बोलते हैं, शिशु कहते हैं। यानी निषेचन के 8 सप्ताह तक हम भ्रूण बोलते हैं, 8 सप्ताह के बाद और जन्म से पूर्व हम फीटस कहते हैं, और जन्म के बाद वह 1 वर्ष तक के बच्चे को हम शिशु करते हैं। आई होप यह टॉपिक आपको भी क्लियर हो गया होगा कि कब भ्रूण बोलते हैं, कब फीटस बोलते हैं, कब शिशु बोलते हैं। बहुत से आता है दिमाग में कंफ्यूजन कि कहीं पे लिखा रहता है भ्रूण, कहीं पे लिखा रहता है फीटस, कहीं पे लिखा होता है शिशु। तो आप लोग इनके बारे में तो जानते ही होंगे कुछ, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसको किस किस अवधि में किस किस नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया अब? अब देखने वाले हम कि जो सर्वगर्भता हो गई यानी प्रेगनेंसी हो गई है, तो प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान उस शिशु का किस किस महीनों में कौन कौन सा अंग बनता है। तो हम बता दें कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि सर्वगर्भता के बाद यानी सर्वगर्भता के प्रथम माह में जैसे प्रेगनेंसी होती है तो पहला महीना जैसे होता है तो जो शिशु पल रहा है उस शिशु का हृदय निर्मित होता है। यानी सर्वगर्भता के बाद शिशु का हृदय का निर्माण होता है यानी हार्ट बनता है और हार्ट बीट करने लगता है, और इस हार्ट बीट की जो साउंड है हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। जो डॉक्टर के पास जो होता है गले में आला जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उस स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। इन स्टेथोस्कोप की सहायता से हम भ्रूण में जो शिशु पल रहा है उनको प्रथम माह में, क्योंकि हृदय का निर्माण हो गया तो प्रथम माह में हम उन हृदय की गति की ध्वनि सुन सकते हैं। दूसरे महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में शिशु का जो शिशु पल रहा है उन शिशु का हाथ पैर विकसित हो जाते हैं। हाथ पैर में जो अंगुलियां हैं उन अंगुलियों का निर्माण हो जाता है। और तीसरे महीने में होता है, तीसरे महीने के अंत तक उन शिशु का प्रमुख अंग तंत्र जैसे पाद यानी हाथ पैर और बाह्य जनन अंग अच्छे से विकसित हो जाते हैं। और 5वें महीने में उस शिशु का पहली गति देखी जाती है, यानी 5वें महीने में वो शिशु मूवमेंट करने लगता है, हाथ पैर वो गति करने लगती है और उनके सर पर बाल उग जाते हैं। यानी वो शिशु अब गंजा नहीं रहता, वो शिशु के सर पर बाल आ जाते हैं। 6वें महीने के अंत तक क्या क्या होता है, 6वें महीने में उन शिशु का पूरे शरीर पर कोमल रोम जैसे बाल उगाते हैं। आंखें की जो पलकें हैं वो अलग हो जाते हैं। वैसे तो आंखें की पलकें इन्हें कि उखड़ कर अलग हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आंख जब शिशु जब पल रहा होता है तो उसमें 5वें महीने तक वह शिशु का जो पलकें होती है वो आंखें से एकदम चिपकी रहती हैं। यानी जो दोनों पलकें होती हैं आंख के ऊपर और नीचे का वो आपस में चिपकी रहती हैं। और जैसे 6वें माह आता है तो 6वें माह में वो पलकें आंख से अलग हो जाती हैं, यानी वो पलकें खुल सकती है अगर चाहे तो, लेकिन भ्रूण में तो शिशु खोलेगा नहीं। और उन बरौनियां भी अच्छी तरीके से विकसित हो जाती हैं। और 9वें माह के अंत तक यानी 9वें महीने आते आते वह शिशु पूर्ण से विकसित हो जाता है और एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है और वो प्रसव के लिए रेडी हो जाता है, यानी शिशु का जन्म के लिए वो तैयार हो जाता है। तो पहले माह में देखेंगे क्या क्या शिशु का निर्माण होता है। पहला माह, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह, 5वां माह, 6वां माह, 7वां माह, 8वां माह और 9वां माह। देखेंगे कि इन माह में क्या क्या बनता है। तो पहले माह में क्या होता है, पहले माह में शिशु का हृदय बनता है, यानी हृदय का निर्माण होता है, हृदय का निर्माण होता है। पहले महीने में शिशु का हृदय का निर्माण होता है और हृदय की ध्वनि को हम स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं। हृदय की ध्वनि को, हृदय की ध्वनि को स्टेथोस्कोप द्वारा स्कोप द्वारा सुन सकते हैं। यानी ये पहला संकेत होता है शिशु का कि शिशु गर्भ में है और उन शिशु का हार्ट बीट अब जारी हो गया है। अब उन हार्ट बीट को हम
स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं। दूसरे माह में क्या होता है, तो दूसरे माह में हाथ पैर का निर्माण हो जाता है, यानी पाद, जिसे बोलते हैं लिम्फ। पाद का मतलब लिम्फ, या इसी को हम बोलते हैं हाथ पैर। क्या बोलते हैं? हाथ व पैर। हाथ पैर का निर्माण हो जाता है, और हाथ पैर में अंगुलियां का निर्माण हो जाता है, यानी अंगुलियों का निर्माण होने लगता है। अंगुलियां बनने लगती हैं, अंगुलियां यानी डिजिट्स। डिजिट्स का निर्माण होने लगता है। तीसरे माह के अंत तक क्या होता है, तीसरे महीने के आते आते उन शिशु का प्रमुख अंग तंत्र, जैसे हाथ पैर में जो भी चीज बनी है वो अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है, यानी पाद व प्रमुख बाह्य जनन अंगों का विकास हो जाता है। बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं, अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं। अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं। चौथे माह में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है कि चौथे माह में शिशु का क्या बनता है, लेकिन आप अगर साइड बुक पढ़ते हैं, अलग से कोई भी गाइड जैसे बुक पढ़ते हैं, तो चौथे माह में दिया गया है कि मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। चौथे माह में मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं बताया गया, लेकिन साइड बुक या गाइड में पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। पांचवें माह में क्या होता है, वह शिशु गति करता है, यानी प्रथम गतिशीलता देखी जाती है। उस शिशु के सर पर बाल उगाते हैं। प्रथम गतिशीलता देखी जाती है। देखी जाती है। उनके सर पर बाल उगाते हैं, उनके सिर पर बाल उग आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पांचवें माह में प्रथम गतिशीलता देखी जाती है और उसके सिर पर बाल उगाते हैं, यानी वो शिशु मूवमेंट करने लगता है, शिशु हाथ पैर और आज भी गति करने लगता है। छठवें माह में क्या होता है, छठे माह में उस शिशु के शरीर पर कोमल रोम जैसे बाल उगाते हैं। शिशु के पूरे शरीर पर, शिशु के पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। आंखें की पलकें अलग हो जाती हैं। आंखें की पलकें अलग हो जाती हैं। आंखें की पलकें अलग हो जाती हैं। और क्या होता है, बरौनियां निकल आती हैं। बरौनियां निकल आती हैं। ये सातवें माह में कुछ नहीं दिया है आपको एनसीईआरटी में, और आठवें माह में भी आपको एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है। और चाहते हैं सातवें माह में लिखना तो गाइड में मिल जाएगा आपको। सातवें माह में होता है आपका वृषण जो होते हैं वह वृषण कोष में खिसक कर आ जाते हैं, क्योंकि जो शुरुआती दर में क्या होता है, जो शिशु पल रहा होता है तो उनका जो वृषण होता है वो शरीर के अंदर होता है, लेकिन सातवें महीने तक करीबन आते आते वह वृषण खिसक कर वृषण कोष में आ जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका वृषण कोष शरीर के अंदर ही होता है, जैसे हाथी में जो होता है यह वृषण कोष शरीर के अंदर ही होता है। तो 9वें महीने में देखेंगे कि 9वें महीने आते आते वह शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव यानी जन्म के लिए तैयार हो जाता है। क्या 9वें महीने में क्या होता है, शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, और प्रसव के लिए
तैयार हो जाता है। ये तो आपने देखा कि 9 माह के दौरान शिशु का कौन कौन से महीने में कौन कौन से अंग का निर्माण होता है। पहले महीने में क्या होता है, तो पहले महीने में हृदय का निर्माण होता है। हृदय की ध्वनि को हम स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं, यानी जो शिशु जो पल रहा है वो पहला संकेत है शिशु का कि वह शिशु पल रहा है। दूसरा, उसमें हाथ पैर का निर्माण हो जाता है, अंगुलियां बन जाती हैं। तीसरे महीने में पाद व प्रमुख बाह्य जनन अंगों का विकास हो जाता है। और चौथे माह में तो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। पांचवें माह में क्या होता है, पांचवें माह में उस शिशु का प्रथम गतिशीलता देखी जाती है, उसके सिर पर बाल उग आते हैं, वह शिशु अब गंजा नहीं रह जाता, उन शिशु के सिर पर बाल आ जाते हैं। छठवें महीने में आता है शिशु के पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, आंखें की पलकें अलग हो जाती हैं और बरौनियां निकल आती हैं सातवें माह में भी आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, ना ही आठवें महीने में। और 9वें माह के अंत तक क्या होता है, वह शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ये था आपका सगर्भता के पश्चात विभिन्न समय के दौरान अंगों का विकास कैसे कैसे शिशुओं में होता है। तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि इस अध्याय का आखिरी टॉपिक होगा। उसका नाम है आपका प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। तो उनके बारे में देखते हैं, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण क्या 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 होता है। टॉपिक है आपका आखिरी टॉपिक इस अध्याय का, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन ये आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी मानव जनन का यह आखिरी टॉपिक है। आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट टॉपिक यही दिया है, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। तो प्रसव क्या होता है, तो हम जानेंगे कि जो प्रेगनेंसी की जो टाइम होती है वो 9 महीने की होती है। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि गर्भता की जो औसत अवधि होती है वो 9.5 माह की होती है। कभी कुछ महिलाओं में 9 महीने की होता है प्रेगनेंसी, कुछ महिलाओं में 9.5 महीने की होती है प्रेगनेंसी, और कुछ महिलाओं में 9.10 दिन या 15 दिन समथिंग ऐसे ही होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक एवरेज वैल्यू दिया गया है कि 9.5 माह की गर्भता की औसत अवधि होती है। तो देखेंगे कि मानव में, इसमें मानव में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है, यानी मानव में प्रेगनेंसी की औसत अवधि, एवरेज टाइम कितना होता है, औसत अवधि 9.5 माह की होती है, इसे क्या कहते हैं, मानव में सगर्भता की औसत अवधि 9.5 माह की होती है। इसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, इसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि क्या आप सोच सकते हैं कि मनुष्य में सगर्भता की औसत अवधि कितने दिन का होता है, तो पता चल गया 9.5 माह की होती है, यानी 9 महीने 10 दिन 15 दिन या 5 दिन। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया गया और भी चीजें कि अब क्या बता सकते हैं कि कुत्ते, बिल्ली और हाथी, इन तीनों जीव में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है। तो हम बात करें हाथी की जो सगर्भता की औसत अवधि होती है
वो 617 दिन का होता है। कितने? 617 दिन। और बिल्ली में कितना होता है? बिल्ली में होता है आपका 67 दिन का, 67 दिन का। और कुत्ते में कितना होता है? कुत्ते में होता है 61 दिन का। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि हाथी, बिल्ली एवं कुत्ते में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है। हालांकि ये बताया नहीं गया है कि आपके एनसीईआरटी में कि कितना दिया गया है, लेकिन आपको एक मान दिया गया है। अलग बुक में आप पढ़ेंगे तो, या अलग तरीके से कहीं भी गूगल या किसी भी के जरिए आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हाथी का जो औसत अवधि होती है, यानी हाथी का जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो 617 दिन का होता है। और बिल्लियों में प्रेगनेंसी का टाइम होता है 67 दिन का, और कुत्ते में वही प्रेगनेंसी का टाइम 61 दिन का होता है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब तो पता चल गया ना कितने दिन का होता है। और मनुष्य में बात करें तो कितने दिन का होता है? अगर महीने में 9.5 माह का, और दिन में इनको काउंट करें तो कितने दिन का होगा? तो दिन में 266 दिन का होता है। ओके, मानव में सगर्भता की औसत अवधि 9.5 माह की होती है, इसे गर्भावधि कहते हैं। सगर्भता के बाद क्या होता है? गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र संकुचन होता है। सगर्भता के बाद गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र संकुचन होता है, और तीव्र संकुचन के कारण ही गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। तो गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं। यानी प्रसव यानी शिशु का जन्म होना। प्रसव का मतलब क्या होता है? शिशु का जन्म होना, या आप इसे पैचुरेशन भी बोल सकते हैं, या आप इसे चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हैं, या बेबी बर्थ भी बोल सकते हैं। यानी बच्चे का जब जन्म होता है उसे बोलते हैं पैचुरेशन। बच्चे का जन्म में क्या होता है? गर्भाशय से गर्भ बाहर निकलता है। और देखिए, गर्भ बाहर निकलने से पहले कुछ संकेत उत्पन्न होता है माँ के शरीर में। तो संकेत कौन विकसित करता है? यानी जो गर्भाशय पेशी स्तर में जब हल्का तीव्र संकुचन होता है, तो तीव्र संकुचन के कारण ही क्या होता है? गर्भ बाहर निकलता है। और यह गर्भ बाहर निकलने से पहले एक माँ के शरीर में हल्का सा दर्द या तीव्र संकुचन होता है। और यह तीव्र संकुचन का संकेत कौन विकसित करता है? तो तीव्र संकुचन का संकेत विकसित करता है पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा। पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा। प्रसव का संकेत, प्रसव का संकेत, प्रसव का संकेत कौन विकसित करता है? प्रसव का संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा ही करता है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं कि 9 महीना कंप्लीट हुआ और एक बैक ही शिशु का जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। वो प्रक्रियाएं क्या है? शिशु का जन्म होने से पूर्व माँ के गर्भाशय के पेशी स्तर में तीव्र संकुचन होता है, और इसे ही बोलते हैं प्रसव का संकेत। और इस प्रसव का संकेत को आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसे बोलते हैं प्रसव निक्षेपण प्रतिवर्त। क्या बोलते हैं? प्रसव निक्षेपण प्रतिवर्त। प्रसव निक्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी प्रसव से पहले संकेत उत्पन्न होता है कि अब वो टाइम आ गया है कि शिशु अब बाहर आएगा, शिशु अपने माँ के शरीर से अब बाहर आएगा। तो संकेत उत्पन्न कौन कराता है? पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा, और उसे बोलते हैं प्रसव निक्षेपण प्रतिवर्त, इसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? जैसे ही प्रसव निक्षेपण प्रतिवर्त होता है तो उसी समय माँ के शरीर में जो ब्रेन है, उन ब्रेन से पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे यह प्रसव निक्षेपण प्रतिवर्त होता है तो उसी समय क्या होता है? मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का
स्राव होता है। जब क्या करता है, जब संकेत उत्पन्न होता है, गर्भावधि जब पूर्ण होता है तो उसमें गर्भवती के अंत में क्या होता है, गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र संकुचन होता है और तीव्र संकुचन के कारण ही क्या होता है, उसी समय माता के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय के पेशी स्तर, यानी जो गर्भाशय की जो पेशी स्तर होती हैं, यानी स्मूथ मसल, इनको क्या करता है और संकुचित करता है, गर्भाशय पेशी स्तर को संकुचित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय पेशी स्तर को संकुचन का काम करता है, संकुचित करता है, गर्भाशय पेशी स्तर को संकुचित करता है। जैसे पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, उसी समय गर्भाशय से पेशी स्तर में संकुचित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे जैसे यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे गर्भाशय पेशी स्तर में संकुचन और ज्यादा बढ़ जाता है और गर्भाशय पेशी स्तर में जो संकुचन होता है, वह संकुचन और ज्यादा बढ़ने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज्यादा रिलीज होने लगता है और ज्यादा ऐसे रिलीज होने से, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने से गर्भाशय पेशी स्तर में संकुचन तीव्र से तीव्रतर हो जाता है और शिशु अपने माँ के शरीर से बाहर आ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रसव या शिशु का जन्म। समझ में आया? होता क्या है, जो प्रसव होता है, प्रसव किसे कहेंगे, प्रसव यानी शिशु का जन्म होना ही प्रसव कहेंगे, यानी गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को ही प्रसव कहा जाता है। और प्रसव कब होता है, जब सर्वथा 9 महीने की हो जाती है, यानी जब प्रेगनेंसी 9 महीने कंप्लीट हो जाती है और 9 महीने के बाद क्या होता है, वह शिशु का संकेत उत्पन्न होता है। पहले क्या होता है, माँ के शरीर में उन शिशु के बाहर निकलने के लिए संकेत उत्पन्न होता है। वह संकेत कौन विकसित कराता है, वह संकेत प्रसव का संकेत पूर्व विकसित गर्भ एवं अपराही, यह गर्भ एवं अपराही वह संकेत उत्पन्न करता है कि अब हमें बाहर निकलना है। वो शिशु खुद ही चाहता है कि अब अपनी माँ के शरीर से मैं बाहर निकलूं। तो उसी समय क्या होता है, माँ के शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो माँ के शरीर में जो ब्रेन है, उन ब्रेन की जो पीयूष ग्रंथि है, उन पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यह गर्भाशय पेशी स्तर को संकुचित करता है। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, वैसे वैसे गर्भाशय पेशी स्तर संकुचन होता है और गर्भाशय पेशी स्तर के संकुचन के कारण ही क्या होता है, गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसे हम शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। और शिशु के जन्म के तुरंत बाद भी अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है, इसे हम बोलते हैं प्रसव। उम्मीद है समझ में आया। प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह क्या काम करता है, गर्भाशय पेशी स्तर को संकुचित करता है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो प्रसव था, अब हम पढ़ेंगे दूध श्रवण क्या होता है। दूध श्रवण, इसको हम पहले इरेज कर देते इतना। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसी समय माता के स्तन ग्रंथियों में कई सारे बदलाव आते हैं। वो बदलाव किस लिए आते हैं, क्योंकि जब शिशु उत्पन्न हो जाता है, यानी जब शरीर से बाहर आ जाता है, तो माँ को क्या करना है, उन शिशु को दूध पिलाना है। तो माँ के स्तन ग्रंथियों का विकसित होना तो जरूरी है, क्योंकि अगर विकसित नहीं होगा तो क्या दूध वो पिला पाएंगी, शिशु को पोषण मिल पाएगा, वो शिशु जीवित रह पाएगा नहीं। तो इसी दौरान क्या होता है, यानी जब शिशु जन्म हो जाता है तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही माता के स्तन ग्रंथियों में क्या आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं और सर्वथा के अंत तक क्या होता है, इन स्तन ग्रंथियों में दूध का भी स्राव होने लगता है। लिखते हैं, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सर्वथा के बाद क्या आता है, सर्वथा के बाद माता के स्तन ग्रंथियों में कई सारे बदलाव आते हैं, कई सारे बदलाव आते हैं। बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक, यानी प्रेगनेंसी के अंत तक क्या होता है, और सगर्भता के अंत तक क्या होता है, अंत तक उसमें
दुग्ध का स्राव होने लगता है। दुग्ध का स्राव होने लगता है। स्राव होने लगता है। सर्वथा के अंत तक क्या होता है, दूध का स्राव होने लगता है। और होता क्या है, जब शिशु अपने माँ के स्तन ग्रंथियों से जब पहली बार वो दूध पीता है, यानी आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उन माँ की स्तन ग्रंथियों में, उसमें उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रथम स्तन या कोलोस्ट्रम। यानी आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध माता के स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है, जो दूध माता के स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। उसे प्रथम स्तन्य या खीस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम को हिंदी में भी लिखा जाता है इस तरीके से, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ज्यादातर इसी तरह से देता है पेपर में, कोलोस्ट्रम कहते हैं। देखिए सर्वता के बाद क्या होता है, माता के स्तन ग्रंथियों में कई सारे बदलाव आते हैं और सर्वता के अंत तक उन स्तन ग्रंथियों में क्या होता है, दूध का स्राव होने लगता है ताकि वो शिशु को स्तनपान करा सकें। और आरंभिक कुछ दिनों में जो दूध निकलता है, यानी जब पहली बार शिशु जब दूध पीता है तो उसमें जो दूध निकलता है, तो उसमें दूध निकलता है स्तन ग्रंथियों से, उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। जो दूध माता के स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। कब, आरंभिक कुछ दिनों तक। इसे खीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आरंभिक दिनों में जो दूध निकलता है उस दूध में कई सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, कई सारे प्रतिरक्षा पाए जाते हैं, जो उन नवजात शिशु के लिए प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि शिशु के जन्म के तुरंत 6 माह तक शिशु को स्तनपान जरूर कराएं, क्योंकि उन दूध में क्या होता है, उन दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो उन शिशु को हानिकारक बीमारियों से बचाते हैं और वो शिशु के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए मानव माता में जो दूध स्रावित होता है उस दूध में क्या क्या पाए जाते हैं, तो लिख देते हैं। मानव माता के दूध में, मानव माता के दुग्ध में क्या होता है, मानव माता के दूध में क्या होता है, सबसे पहले इसमें पाया जाता है IgA। क्या पाया जाता है, IgA प्रोटीन। क्या पाया जाता है, IgA एंटीबॉडीज पाया जाता है, IgA एंटीबॉडीज पाया जाता है। एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है ये प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है, प्रोटीन होता है। और IgA में कौन सा प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये क्या है, ये प्रकार है, जैसे IgA, IgG, ये सब क्या है, प्रकार होते हैं। तो माता के दूध में कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है, माता के दूध में IgA एंटीबॉडीज पाया जाता है। और यह एंटीबॉडीज क्या होता है, प्रोटीन होता है। और यह एंटीबॉडीज क्या करता है, शिशु को रोगों से लड़ने में मदद करता है, यानी शिशु को रोगों से लड़ने में मदद करता है, यानी शिशु को रोगों से लड़ने में मदद करता है। और यह एंटीबॉडीज क्या करता है, यह एंटीबॉडीज शिशु के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। शिशु के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है,
अब देखेंगे कि माता के दूध में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो माता के दूध में जो पदार्थ यानी जो भी चीज मिले होते हैं वो क्या क्या होते हैं, माता के दूध में होते हैं प्रोटीन होते हैं। माता के दूध में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में भी कौन कौन से, प्रोटीन में होते हैं आपका केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन और लैक्टल ब्यूमेन, लैक्टल ब्यूमेन। ये क्या है, प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है माँ के दूध में, केसिन प्रोटीन, लैक्टल ब्यूमेन और वसा पाया जा रहा है यानी फैट पाया जा रहा है और शर्करा पाया जा रहा है किसमें, माता के दूध में। शर्करा में कौन कौन सा, लैक्टोस शर्करा, कौन सा, लैक्टोस शर्करा पाया जाता है माँ के दूध में। और क्या पाया जाता है, और विटामिन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, और खनिज लवण, और क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, खनिज लवण और खनिज लवण और जल पाया जाता है। इतने सारे चीज जो होते हैं वो माता के दूध में मिले होते हैं। प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, शर्करा होते हैं, विटामिन और खनिज लवण और जल। यही कारण है कि वह शिशु क्या होता है, वृद्धि करता है, विकास करता है और अन्य रोगों से बचा रहता है। अब देखेंगे कि इनमें जो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। और क्या नहीं पाया जाता है, और आयरन नहीं पाया जाता, आयरन या लौह पदार्थ नहीं पाया जाता। ये दो चीज क्या होते हैं, ये दूध में नहीं पाए जाते हैं। बस आज का क्लासेस यहीं तक। अब ये अध्याय आपका समाप्त होता है, मानव जनन। मैं आपको इस चैप्टर में पूरा चीजें बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप हमारे इस चैप्टर का एक एक भाग देखते हैं तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों का फायदा हो सके, वो लोग भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि ये क्लासेस फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है और पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप तो देख ही रहे होंगे किस तरीके से मैं बताता हूँ, आपको एक एक चीज़ें समझ में आती हैं। तो क्लासेस को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।